चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों को देखना है। तो यहाँ से हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग जो तैयारी करने जा रहे हैं तो तैयारी करने अच्छा जुड़ गई है। चलिए तो हम वो है BC EC, इसी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, B का मतलब हो गया बिहार, C का मतलब हो गया कंबाइंड, E का मतलब हो गया इंट्रांस, C का मतलब हो गया कॉम्पिटिटिव और E का मतलब हो गया एग्जाम। क्योंकि इसमें कई सारी चीज जुड़े हुए हैं और कई सारे चीज जुड़ने के बाद ये बना हुआ है, मतलब इसमें पैरामेडिकल है, DMLT है या कई तरह की चीज है, इसलिए सबके लिए एक कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है जिसके माध्यम से हम लोग जो है इस परीक्षा के माध्यम से हम लोग कई चीजों को तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, इसको कौन भर सकता है? तो सबसे पहला चीज है कि यह वह भारत के नागरिक होना चाहिए, वो लोग भर सकते हैं। ठीक है, जिनका घर बिहार हो वो लोग भर सकते हैं। तीसरी चीज जो है, जिनका एज 17 साल से ऊपर हो वो भर सकते हैं। इसके लिए जो फी है लगभग 1000 रुपया पड़ता है। ठीक है, इसमें 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है और एक तरफ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। तो अगर चारों लेके भरना होता है तो 1100 फी है और 3 लेके भरना होता है तो 1000 फी है, या इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेके भरना है तो 1000 फी होता है। तो ये शेड्यूल है। ठीक है, इसमें पासिंग मार्क जो है जनरल के लिए 50% है और SC ST वो है 40% रखा गया है। अब इसमें क्या क्या चीज पूछे जाएंगे और क्या क्या चीज पढ़ना है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला चीज है कि एग्जाम जो होगा इसका ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन में होगा। ठीक है, इसमें फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, फिजिक्स से 100 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से भी 100 क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी से भी 100 क्वेश्चन होंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज करेंगे, चैट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चैट के माध्यम से आप मैसेज करेंगे तो वहां हम लोग देख लेंगे। तो फिजिक्स से 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तीनों के लिए जो समय है वह लगभग 1.5 घंटा का समय इसके लिए, 1.5 घंटा का समय इसके लिए और 1.5 घंटा का समय इसके, तीनों सेक्टर के लिए कुल मिला के 4.5 घंटा का समय है। लगभग हम लोग के पास क्वेश्चन हो गया 300 क्वेश्चन हो गए और 4.5 घंटा समय हो गया। एक क्वेश्चन अगर सही बनाते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 4 में से 1 कट जाता है। तो इस तरह का है, 1/4 नेगेटिव है। इस तरह से BCCMC में BCEC में इस तरह की चीजों को आपको पढ़ना है और इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्या क्या देखना है, इन चीजों पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या सिलेबस है, ये तो चीजें हो गई कि इसमें किस तरह की चीज है। ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है, इन चीजों को हम लोग अभी देख रहे हैं। अब आगे हम लोग जो है इसमें कई चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या है। इसके लिए हम लोग सिलेबस क्या रखे हैं। हम चूंकि बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी का ही आपको सिलेबस पहले हम बता दें कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है और कहाँ से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला चीज आपको इसमें पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, सजीव जीव जगत के बारे में और उसके विविधता के बारे में। ये यूं कहे कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में इसमें यहाँ आपको पढ़ना है।
दूसरा जो टॉपिक है इसमें है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन दो के बारे में, एनिमल्स एंड प्लांट के बारे में देखना है। एनिमल्स और प्लांट के बारे में देखना है। पहले तो इसमें से लिविंग वर्ड को जब हम क्लासीफाई करेंगे तो 5 भागों में क्लासीफाई कर देंगे, मुनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, फंजाई, प्लांटी, और उसमें से एनिमल्स को और प्लांट को अलग अलग करके हम लोग फिर देखना है। 2 चीज हो गया। तीसरा चीज जो इसमें पढ़ना है वो है सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ऐसे आप 11th में पढ़े होंगे चैप्टर 8 में, तो यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर और उसके काम के बारे में पढ़ना है। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका की संरचना और कोशिका का जो गुण है उसके बारे में पढ़ना है। 3 टॉपिक ये हो गया। चौथा टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी। आप 11th में जो चीज पढ़े थे उसी को यहाँ पर शॉर्ट में हम कोशिश करेंगे पढ़ाने का। तो प्लांट फिजियोलॉजी है, उसी तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजी है। आप 11th में ही पढ़े होंगे 16 से लेकर 22 चैप्टर तक, जिसमें डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब सारा चीज था। इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है हम लोग को वहां से आ जाएगा, ये पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो आप 12th में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़े थे, चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़े थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको देखना है। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 5 में आप देखे थे जेनेटिक्स, और चैप्टर 7 में देखे थे इवोल्यूशन। तो यह भी यूनिट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और 8वां जो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसके बारे में बायोलॉजी का क्या बेनिफिट्स है, या किस तरह के एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग जो कई चीजों को देखे थे कि बायोलॉजी हम लोग के लिए किस सेक्शन के फूड प्रोडक्शन के उद्देश्य से या किस तरह से हम लोग के लिए यूज है। इसमें डिजीज भी आ जाएगा और कई सारी चीजें आ जाएगी। तो ये आपका बायोलॉजी का कुल मिला के टॉपिक है, और टोटल जो है ये 100 क्वेश्चन इस सबसे मिलके हम लोगों तक पहुंचेगा। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक करके हम लोग कोशिश करते हैं इसको पढ़ने का। ठीक है, तो ये सिलेबस था, चूंकि सिलेबस बताना जरूरी था, बिना सिलेबस को कि हम लोग चलते कैसे। तो इस सिलेबस में क्या क्या चीज पढ़ना है इससे पहले हम लोग चर्चा कर लिए। ठीक है, अब हम आगे इससे आगे देखते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है श्रुति, दीपशिखा, तो बताइएगा। सब ओके है? ओके है तो ओके कीजिए और आगे बढ़ेंगे। ओके है श्रुति? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिलेबस तक हो गया। हम लोगों ने 2 चीजों को देख लिया है कि सबसे पहला चीज बीसीईसी के बारे में देखे हैं। दूसरा चीज हम लोगों ने देखे हैं कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। अब इसमें हम लोग को द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो इसमें हम लोग को सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन को देखते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ, टॉपिक ही है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड जो है वो डाइवर्स क्यों है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन को जानना होगा, तभी आप लिविंग वर्ल्ड को समझ सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन किसका करेंगे? तो क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ल्ड का करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जीवों को हम लोग वर्गीकृत करेंगे। इसका मतलब हो गया जीवों का वर्गीकरण। जीवों को वर्गीकरण करेंगे तभी हम लोग लिविंग को समझ सकते हैं। तो लिविंग को समझने के लिए कि जीवों का वर्गीकृत किस बेसिस पे करेंगे, या कौन कौन ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम जीवों को वर्गीकृत करने का काम करेंगे, बांटने का काम करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं, पहला चीज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो बांटते हैं तो उसमें किसी जीव का बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, या यूं कहें कि शरीर की संरचना का बहुत बड़ा योगदान होता है। उस बेसिस पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को बांटने का काम करते हैं। तो एक ये हो गया कि बॉडी के स्ट्रक्चर पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, मतलब किसी जीव का जो शरीर की संरचना है उस बेसिस से हम लोग उसको बांटते हैं। दूसरा होता है वर्क,
काम के उद्देश्य से, कार्य के उद्देश्य से भी हम लोग जीवों को बांटने का काम करते हैं कि अलग अलग तरह के जीव है और सबका काम का जो ये है आधार होगा वो अलग अलग तरह का होगा। काम का, कार्य का आधार जो होगा वो अलग अलग तरह का होगा कि कहाँ पे काम करेगा या किस तरह का काम करेगा। दूसरी बात है कि सेम क्लास से बिलोंग करना चाहिए कि हाँ इसका गुण और उसका गुण जो है वह सेम मिलता जुलता हो, उस बेसिस पे हम लोग वर्गीकृत करते हैं। सेम कैरेक्टर, ठीक है, दोनों का जो चरित्र है वो मिलना चाहिए कि उस बेसिस पे हम लोग बांटने का काम करते हैं। 4 बात हो गया। 5वां बात जो आता है वो आता है कि सेम कैरेक्टर हो गया और किसी का डिफरेंट कैरेक्टर होगा, तो जो डिफरेंट नहीं होगा उसको हम लोग अलग रखेंगे और जिसका किसी का सेम होगा तो उसको हम लोग एक तरफ रखेंगे। तो इन सभी बेसिस पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को बांटने का काम करते हैं। किस किस बेसिस पे? तो शरीर की संरचना के बेसिस पे, उसके काम करने के ढंग के बेसिस पे, उसके गुण के बेसिस पे, ठीक है, गुण के बेसिस पे और सेम गुण होना चाहिए, और किसके कैरेक्टर के बेसिस पे, या सेम कैरेक्टर हो या डिफरेंट कैरेक्टर हो, इस बेसिस पे हम किसी भी जीव को बांटने का काम करते हैं। तो मुख्य रूप से जो वैज्ञानिकों ने इसको बांटने का काम किया तो यही चारों चीजों को देखकर बांटने का काम किया शुरुआती दौर में। बाद में कई सारे चीज आए और उस बेसिस पर उसको बांटने का काम किया गया या उस बेसिस पर उसको बांटा गया। तो कौन कौन सा बेसिस है जिसके बेसिस पे इसको बांटते हैं और यह बांटने का काम करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे देखते हैं। अब है क्लासिफिकेशन मेथड। जो क्लासिफिकेशन का मेथड है, क्लासिफिकेशन मेथड, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाइड करते हैं उसके लिए कुछ मेथड होगा। तो जो मेथड देने का काम किया गया या जो मेथड के माध्यम से क्लासिफाई किया था उसी को बोलते हैं टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी जो होता है, या एक कह सकते हैं कि एक ऐसा पद्धति है, एक ऐसा सिस्टम है जो वैज्ञानिकों ने इजाद किया, या वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम कोशिश किया जिससे पूरा अपने भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में ये मान्य हो सके, कई देशों में इसको माना जा सके। इसलिए इस मेथड का अप्लाइड किया गया जिसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या वैज्ञानिक पद्धति के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये वैज्ञानिक मेथड हो गया। अब वैज्ञानिक मेथड में को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स तो कहेगा क्लासिफिकेशन को किस और नाम से जानते हैं, तो क्लासिफिकेशन को सिस्टमैटिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन को टैक्सोनोमी के नाम से जानते हैं, और ये एक वैज्ञानिक मेथड होता है जिसके माध्यम से किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने का काम करते हैं। अब प्रोसेस क्या है इसका, जो क्लासिफिकेशन होता है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किस मेथड से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को देखते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए उसके हम लोग बाहरी गुणों को देखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी गुण, ठीक है। आकृति के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की आकृति का जो आकृति विज्ञान होता है, बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, उस बेसिस पे हम लोग बांटते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे बाहर से देखने में मोटा है, पतला है, लंबा है, बौना है, गोरा है, श्यामला है, तो ये जो चीज हो गया ये मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हो गया, आकृति के बेसिस पे। दूसरा चीज होता है बाहरी आकृति के बेसिस पे, दूसरा होता है किस तरह का स्ट्रक्चर, स्वरूप कैसा है उसका। दूसरा होता है फिजियोलॉजी, उसकी बनावट कैसी है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब हो गया शरीर की संरचना कैसी है उसकी, तो शरीर की संरचना के आधार पर भी हम लोग जीवों को बांटते हैं। तो 2 बेसिस हो गया, एक हो गया मॉर्फोलॉजी, दूसरा हो गया फिजियोलॉजी, ठीक है। तीसरा चीज होता है कि वह इकोसिस्टम में किस तरह का रहता है, उसका रहने का आधार क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, पानी में रहता है या धरती पर रहता है या कहाँ रहता है, तो उस बेसिस से भी हम लोग जीवों को बांटने का काम करते हैं। तो 3 हो गया, ठीक है। एक नीचे नहीं आएगा तो हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। 4 नंबर। तो चौथा नंबर जो है वो है टैक्सोनोमी, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति के बेसिस पे हम लोग बांटने का काम करते हैं, ठीक है। टैक्सोनोमी या इसको बोलते हैं टैक्सोनोमी हेरेची। ये क्या होता है कि इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि क्रम बनाते हैं। क्रम का मतलब हो गया कि आप इसको क्रम में बांट सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो क्रम होता है किंगडम हो जाता है, किंगडम के बाद फाइलम है, फाइलम के बाद क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद फैमिली है, फैमिली के बाद जीनस है और स्पीसीज। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे।
तो उस बेसिस से हम लोग बांटते हैं, जो कि वैज्ञानिकों ने एक सिस्टम तैयार किया है। तो इस सिस्टम के बेसिस से किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग बांटने का काम करते हैं। तो कुल मिला के क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वह मुख्य रूप से 4 बेसिस पे बांटा गया है। एक है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मतलब आकृति के बेसिस पे। फिजियोलॉजी का मतलब शरीर की संरचना के बेसिस पे। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी, किस तरह के मौसम में किस तरह की चीजों में रहता है। और चौथा हो गया टैक्सोनॉमी, जो वैज्ञानिकों ने जिस मेथड को लाया उस मेथड के माध्यम से। तो इस तरह से हम लोग जीवों को क्लासिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है। इकोलॉजी, 1 मिनट। टैक्सोनॉमी में, इकोलॉजी में एक चीज आता है, टैक्सोनॉमी में हम लोग जो चौथा पॉइंट है, इस पॉइंट को बदल दीजिएगा। इकोलॉजी के बाद इसमें दीजिएगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कर दीजिएगा इसको। जेनेटिक्स के बेसिस पे हम लोग बांटते हैं, अनुवांशिक के बेसिस पे, कि अगर किसी का प्रजाति है तो किसी की प्रजाति में कौन सी प्रजाति और कैसे आएगा, उसका जनरेशन कैसा होगा, वो बेसिस हो गया। इसको सुधार कर लेंगे। एक हो गया मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, दूसरा हो गया फिजियोलॉजी के बेसिस पे, तीसरा होगा इकोलॉजी के बेसिस पे, और चौथा हो गया जेनेटिक्स के बेसिस पे, अनुवांशिकता के आधार पर। कि मान लीजिए गिरगिट है, उसके उससे जुड़ा हुआ जो प्रजाति होगा उस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे बंदर था, तो बंदर के अंदर पोस्ट एनल टेल की उपस्थिति होना, या आपके बॉडी में जो बोन्स है उसके प्रेजेंस के आधार पे हम लोग बांटते हैं। तो कुछ बॉडी के जो संरचना है उस बेसिस से हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं, तो ये हम समझते हैं कि वो हमारा पूर्वज था इसे। तो जेनेटिक्स के बेसिस से तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप बांटने के लिए 4 मेथड का अप्लाई करते हैं, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और जेनेटिक्स। तो ये 4 चीज हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में हम लोग, ये चौथा पॉइंट हम किसी दूसरे का लिख दिए थे इसलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके है तो आगे बढ़िएगा, हम मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए ओके है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग केवल टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पे काम करेंगे। अभी केवल टॉपिक देखिए, टॉपिक जैसे ही खत्म होगा तो हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन भी देखेंगे पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वाइज, और उसका डील भी करेंगे। तो चलिए, क्लासिफिकेशन के लिए 4 स्टेप्स हैं। क्लासिफिकेशन के लिए जो स्टेप्स है वह 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स के माध्यम से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ये कौन कौन से स्टेप्स है? पहला चीज है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए उसके लिए आपको पहचान जरूरी है, तो उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। बिना पहचान का कि आप किसी भी चीज को अलग कैसे करेंगे? तो पहला चीज है कि उसके लिए कुछ पहचान होगा। पहचान क्या होगा? कि उसका कुछ नाम होगा, या किस जगह से आया है, उत्पत्ति कहाँ हुई है, ओरिजिन कहाँ हुआ है। उस बेसिस पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं कि इसका किस प्लेस क्या है, ओरिजिन का प्लेस कहाँ है, किस जगह से उसकी उत्पत्ति हुई है। उस बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जब आप पहचान लेते हैं तो पहचानने के बाद उसको आप बांटते हैं कि अच्छा ये फलाने का है, ये किस क्लास से है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग विभाजन, जिसके माध्यम से आप इसको बांटते हैं। क्लास में बांटे, या जो उसका छोटा छोटा टुकड़ा करे, जिस टुकड़ा में जाना चाहे, तो उसके गुण के हिसाब से उसको हम लोग सजा देते हैं। तो ये हो गया, दूसरा हो गया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में खुद का क्लासिफिकेशन हो गया। और इसके बाद आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है, अगर उससे मिलता जुलता रहा तो ठीक है, उससे थोड़ा भी अलग दिखता है तो उसके बाद उसका आप नाम दे देते हैं, जिसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं नामाकरण। ठीक है, उसको कहते हैं नामाकरण के नाम से जानते हैं, नाम देने के बेसिस से बांटते हैं। ठीक है, नाम देने के लिए एक ऐसा मेथड देते हैं जो आपने यहाँ भी और दुनिया में भी वैलिड हो। ठीक है, तो नाम देने के लिए जो मेथड होता है वो साइंटिफिक मेथड होता है। साइंटिफिक, जो साइंटिस्ट ने बता दिया है, साइंटिफिक मेथड के माध्यम से उस मेथड को अप्लाई करते हैं नाम देने के लिए। कोई दूसरे तरीके से आप नहीं मान सकते, क्योंकि साइंटिफिक मेथड वर्ल्ड वाइड होता है। वर्ल्ड वाइड का मतलब आपके यहाँ भी उसी नाम से पुकारा जाएगा और दुनिया में भी उसी नाम से पुकारा जाएगा। तो उस बेसिस से इसको हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब हो गया वर्गीकरण, या टैक्सोनॉमी इसको हम लोग बोलते हैं हेरिटेज, जो हम लोग पीछे में देख रहे थे।
पीछे में हम लोग वही टॉपिक पर कर लिए थे विचार, टैक्सोनॉमी हायरार्की। इसका मतलब होता है वर्ग क्रम, वर्गीकी अनुक्रम इसको कहते हैं, हिंदी में इसको वर्गीकी अनुक्रम के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। इसमें क्या होता है कि क्रम के बेसिस से आप बांटते हैं। तो हमने आपको बताया था क्रम क्या होगा, तो वही किंगडम। हम ऐसे याद रखेंगे, कोई कोड दे दीजिएगा अगर याद रखें तो। केपी से केपीसी OF, के से हो गया किंगडम, P से हो गया फाइलम, ठीक है, C से हो गया क्लास, O से हो गया और F से हो गया फैमिली और G से हो गया जीनस और S से हो गया स्पीसीज। इसको कैसे याद रखिएगा, मेनली ये पूछता है किसी भी तरीके से, ये आपको ऑर्डर में दे देगा, इसको कहेगा पूछता है। तो हमने अपने हिसाब से एक चीज बनाया है। मेरे चाचा जी का नाम है कामेश्वर, P से नाम है प्रसाद, C से चचा हो गए और वो हमेशा फूफा जी के साथ रहते हैं, तो और कर देंगे। और F से हो गया फूफा जी, फूफा जी हो गया और S से साथे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको बांटे हुए हैं, K से कामेश्वर, P से प्रसाद, C से चाचा, O से और, F से फूफा और G से जी और S से साथे। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से इसको कोड कर लिए हैं। आप भी अपने हिसाब से कोई भी कोड कर सकते हैं ताकि आपको याद रखा जा सके कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा, और इसको याद करने में आसानी होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन के 4 स्टेप्स। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, या उद्देश्य क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ गया किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसको देखेंगे अगर आगे बढ़ेंगे। हो गया तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक आदमी का हुआ है, बाकी आदमी का नहीं हुआ है। चलिए हो गया, बताते हैं। चलिए अब आप आगे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मुख्य वजह क्या है जिसकी वजह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशंस, ठीक है। इसको देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशंस के, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन में जो या ऑब्जेक्टिव कहें या इसका कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या है, क्लासिफिकेशन का उद्देश्य क्या है या किस बेसिस से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला चीज होता है कि लक्षण के बेसिस, लक्षण हो गया या इसको सिम्टम्स कह सकते हैं कि सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक चीज हो गया। दूसरा किस बेसिस पे करते हैं, तो दूसरा हम लोग करते हैं सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। किस बेसिस पे समान होना चाहिए, तो रिलेशन में समान होना चाहिए, संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। या ये हिंदी में कहें तो इसको कह सकते हैं समरूपता। समरूपता का मतलब सम मतलब समान, रूप मतलब एक तरह का रूप, ठीक है। समरूपता होना चाहिए किस बेसिस पे, तो रिलेशन के बेसिस से, संबंध के बेसिस से समरूपता अगर होता है तो हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। विकास के बेसिस पे, विकास एवं परिवर्तन के बेसिस, विकास एवं परिवर्तन के बेसिस से क्लास बांट सकते हैं। विकास का मतलब हो गया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, या परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग आ रहा है, तो उस बेसिस से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो मतलब कह रहा है कि क्लासिफिकेशन का उद्देश्य क्या है, या हम किसी भी जीव को क्लासिफाई क्यों करते हैं। तो क्लासिफाई अगर लक्षण बदलता है तब आपको बदलने की जरूरत पड़ जाती है, संबंध अगर जुड़ता है तो बदलने की जरूरत होती है, डेवलपमेंट होता है तब आपको क्लासिफाई करने की जरूरत होती है। या यूं कहें कि परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य में अगर विचार में या गुण में या संबंध में या लक्षण में परिवर्तन आते रहता है तो लोग अपने आप को बदलते चले जाते हैं,
ठीक है। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है, लक्षण के बेसिस से, संबंध के बेसिस से, विकास के बेसिस से। अब किसी के पास 5 लाख रुपया हो गया और किसी के पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया वाला तो अपना जैसा घर होगा वैसा ही घर में रहेगा, बदलेगा नहीं। तो कहने का मतलब आज इसके पास 5 लाख हो गया, वो अच्छा फैसिलिटी के साथ रहना शुरू करेगा। तो इस बेसिस से क्लासिफाई किया जाता है। अब आता है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, यही सबसे बड़ा बात था और इसी में ऑब्जेक्टिव आपका पूछता है कि क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत किया गया तो उसका क्या हिस्ट्री था, क्या वजह था जिसकी वजह से क्लासिफाई किया गया। तो क्लासिफिकेशन का जो प्रयास किया गया, सबसे पहला एक व्यक्ति था, यहाँ से शुरू होता है क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री। सबसे पहला एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स नाम का व्यक्ति है। और एक और इसके साथ काम करने वाला दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस, ठीक है, डेमोक्रिटस। ये हिपोक्रेट्स और डेमोक्रिटस दो व्यक्ति हैं। हिपोक्रेटस का टाइमिंग पीरियड है 660 से 377 ईसा पूर्व तक ये काम किए हैं। और जबकि ये जो डेमोक्रिटस है, डेमोक्रिटस नामक व्यक्ति ने 465 से लेकर और 730 ईसा पूर्व तक काम किए हैं। ये दोनों ने अपना काम मुख्य रूप से एनिमल पे किए हैं, ठीक है, जीव जंतु पे काम किए हैं इन्होंने। क्लासिफिकेशन के लिए इनका दोनों का योगदान क्या है, हिपोक्रेट्स और डेमोक्रिटस ने इन दोनों टाइम अवधि में जिस पे काम किए हैं पहली बार, इससे पहले कोई क्लासिफाई नहीं किया था, तो एनिमल पे क्लासिफाई करने का काम ये व्यक्ति ने, इन दोनों व्यक्ति ने मिलकर किया है, ठीक है। इसके जस्ट बाद, ये पहला व्यक्ति थे, इसके जस्ट बाद हम लोग तो अब तक जानते हैं कि अरस्तु किया, लेकिन याद रखने वाली बात है कि सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन जो किया था वह हिपोक्रेट्स और डेमोक्रिटस नाम का व्यक्ति ने एनिमल पे क्लासिफाई करने का काम किया था। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम था अरस्तु। एरिस्टोटल नाम का व्यक्ति ने दूसरी बार क्लासिफाई किया था, कब से 384 से लेकर 322 ईस्वी तक इसने काम किया है। इसने क्या किया, इसमें ये देखा, ये एनिमल के लाइफ लिविंग स्टाइल किस तरह से वो रहता है, एनिमल का लिविंग स्टाइल को इसने ऑब्जर्व करने का काम किया। अरस्तु क्या देखा कि एनिमल में कैसे रहता है, एनिमल इस पृथ्वी पे कैसे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, स्वभाव कैसा है, बिहेवियर कैसा है, इन सभी बातों पे एरिस्टोटल ने काम किया। इसलिए अरस्तु बाकी के तुलना में ज्यादा सटीक बैठते हैं या ज्यादा बेहतर होते हैं। उन्होंने किसके स्वभाव सबका अध्ययन किया, तो उन्होंने चिड़िया के स्वभाव को देखने की कोशिश की है, उन्होंने मछली के स्वभाव को देखने की कोशिश की है, उन्होंने इंसेक्ट के स्वभाव को देखने को कोशिश की है, ठीक है। तो इतना सबके स्वभाव को देखने का जो कोशिश की है, इसके वजह से, ठीक है, इनको हम लोग याद रखते हैं अरस्तु का, और क्लासिफिकेशन में इनका योगदान आता है। अरस्तु ने शुरुआती दौर में 2 भागों में इसने बांटने का काम किया। अरस्तु ने 2 भागों में क्लासिफाई करने का काम किया। एक का नाम था कोलियोपेट्रा, ठीक है, एक जो जीव था उसका नाम था कोलियोपेट्रा। कोलियोपेट्रा में क्या आता है, कोलियोपेट्रा में छोटा जो जंतु होता है वो आता है। छोटा जंतु के लिए जो किया गया क्लासिफिकेशन उसको हम लोग बोलते हैं कोलियोपेट्रा। छोटा छोटा जंतु, जीव जंतु के लिए किया गया तो कोलियोपेट्रा नाम रख दिया गया। जबकि दूसरा जो था वह डाईपेट्रा, ठीक है, डाईपेट्रा, ठीक है, बड़ा, उससे थोड़ा जो बड़ा जंतु था तो उसके लिए जो क्लासिफिकेशन किया गया तो उसका नाम डाईपेट्रा रखा गया। तो दूसरा बार जो क्लासिफिकेशन किया हिपोक्रेट्स के बाद, उसका नाम अरस्तु था। इसका टाइम पीरियड 384 से लेकर 322 तक है, जिसमें एनिमल और लिविंग्स आते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर पे इन्होंने काम किया कि किस तरह का उसका बॉडी की, शरीर की बनावट है। बिहेवियर कैसा है, इसमें कौन कौन आते हैं, तो बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट, इन सबों के स्वभाव को इसने जानने की कोशिश किया। चलिए, तो ये हो गया, फर्स्ट पढ़ लिए, सेकेंड पढ़ लिए, कुल मिला के इसमें आपको पढ़ना है आपको पढ़ना है 6 के बारे में। 2 हो गया, अब 4 और देखते हैं, ठीक है, मिटा दिया जाए, ओके।
चलिए अब अरस्तु का ही शिष्य था, ठीक है। अरस्तु ने काम तो किया, अरस्तु का ही शिष्य आया, ठीक है। एरिस्टोटल का ही स्टूडेंट जो है तीसरा नंबर पे आता है, जिसने क्लासिफिकेशन में अपना रोल योगदान किया। एरिस्टोटल का शिष्य का नाम क्या था? तो उसका नाम था थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अरस्तु का ही विद्यार्थी था और उसने ही क्लासिफिकेशन में आगे रोल प्ले किया है। और इसका टाइम पीरियड है 371 से लेकर 287 ईसा पूर्व तक इसने अपना काम को अंजाम दिया है, ठीक है। तो अरस्तु का ही स्टूडेंट इस काम को किया है। इन्होंने अपने एक किताब लिखा, बुक लिखा, और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेरम। हालांकि ये बुक दोबारा भी लिखा गया है, लेकिन पहली बार ये बुक लिखने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है, याद रखना है कि कौन सा बुक लिखा गया। हिस्टोरिया प्लेंटेरम नाम का बुक ने लिखा गया, ठीक है, जिसमें 480 तरह के प्लांट को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। केवल प्लांट को, एनिमल के बारे में क्लासिफाई नहीं किया, क्योंकि उसके गुरुजी जंतु विज्ञान पर क्लासिफाई करके चले गए थे। तो इन्होंने 480 प्लांट के बारे में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। 480 प्लांट को उस बुक में क्लासिफाइड करने का काम इन्होंने किया, ठीक है। इसीलिए हम लोग इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई दूसरा व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने क्लासिफाई करने का काम किया। तो इसलिए अरस्तु के बाद दूसरा व्यक्ति जो आता है वो अरस्तु का ही शिष्य थियोफ्रेस्टस है, जिसने इस पर काम किया, और इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्लिनी द इल्डर, ठीक है। ये आते हैं चौथे नंबर पे, और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है, इनका जो बुक है उस बुक का नाम है, ठीक है, यही बुक सबका नाम पूछता है, नेचुरलिस हिस्टोरिया। नेचुरलिस हिस्टोरिया नाम का इन्होंने किताब लिखा, और उस किताब में, ठीक है, जितने भी स्पीसीज है लगभग उसमें 1000 प्लांट के बारे में बताने का काम किए। 1000 प्लांट के बारे में बताने का, वर्णन करने का काम किए। प्लांट के गुण, स्वभाव, कैरेक्टर, इन चीजों का के बारे में बताने का काम इन्होंने किए। तो इसके बारे में ज्यादा योगदान नहीं है। बस पांचवा जो आता है जिसका नाम है जॉन रे, ठीक है। पांचवा जो व्यक्ति आता है जिसका नाम है जॉन रे। जॉन रे नाम का व्यक्ति जो है ना, इन्होंने 1627 से लेकर 1705 तक अपना वर्क दिया है क्लासिफिकेशन में। इन्होंने भी, ठीक, ये एक दुनिया के पहले, याद रखने वाली बात है, दुनिया के पहले प्राकृतिक विज्ञान के जनक थे, नेचुरलिस्ट है, नेचर को जानने वाले व्यक्ति है, ठीक है। दुनिया के पहले नेचुरलिस्ट है, प्राकृतिक विज्ञान के जानने वाले, मतलब प्रकृति को समझने वाले पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने प्रकृति के बारे में समझने की कोशिश किया, ठीक है। जिन्होंने स्पेसीज, और जिन्होंने सबसे पहली बार स्पेसीज वर्ड का यूज किया, ठीक है। स्पेसीज शब्द देने वाला जो व्यक्ति है ये जॉन रे साहब ने ही सबसे पहले स्पेसीज नाम इन्होंने दिया था। इनकी भी बुक इसी नाम से आई थी, ठीक है। इनकी भी बुक उसी नाम से आई थी, लेकिन पहली बार वही लिखे थे। लेकिन उनके बाद जो दूसरा बुक आया उसी नाम से आया, जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेरम, ठीक है। उसी नाम से ये दूसरा बुक आया। लेकिन इसमें अंतर क्या था कि उसके में केवल 480 प्लांट के बारे में बताया गया था, लेकिन इसमें, ठीक है, यह अरस्तु वाले से डिफरेंट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें लगभग प्रजातियों की संख्या 18,000 थी। 18,000 स्पीसीज के बारे में इसने बताने का काम किया। लगभग 18,000 स्पीसीज के बारे में इसने बताने का काम किया। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये टेबल बना दिए, ठीक है। इन्होंने टेबल बना के यह कर दिए कि सिम्टम्स बताने लगे कि कौन कौन सिम्टम्स होता है, ठीक है, कैसे हम किसी भी जीव को क्लासिफाइड करें। तो एक टेबल बनाकर समझाने की कोशिश की जॉन रे ने, इसलिए हम लोग जॉन रे को याद रखते हैं, ठीक है। तो 5 व्यक्ति है जिन्होंने इस पर मुख्य रूप से काम किए हैं, ठीक है। पहला जो व्यक्ति थे उनका नाम था हिपोक्रेट्स और डेमोक्रेटस, दूसरा अरस्तु, तीसरा हो गया थियोफ्रेस्टस, चौथा हो गया प्लिनी द एल्डर, पांचवा हो गया जॉन रे, और सबसे प्रमुख और सबसे मेन जो आता है उसका नाम है कैरोलस लीनियस। तो देखते हैं कैरोलस लीनियस ने क्या कहा, ठीक है। इधर का हो गया तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे।
श्रुति का नेटवर्क कट रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में हम डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं वहां से भी। ठीक है, चलिए अब आता है छठा नंबर का व्यक्ति जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। कैरोलस लीनियस का टाइम पीरियड है 1707 से लेकर, ठीक है, 1778 तक इन्होंने काम किए हैं। 1707 से लेकर 1778 तक इनका काम है, बहुत बड़ा योगदान है इनका। ठीक है, इन्होंने भी, यह स्वीडन देश के रहने वाले व्यक्ति हैं, स्वीडन के रहने वाले थे। और इन्होंने जो किताब लिखी, बुक जो लिखी, वो बुक का नाम है सिस्टमा नेचर। ये बुक कई बार पूछा जा चुका है कि सिस्टमा नेचर नाम का पुस्तक किसने लिखा, तो कैरोलस लीनियस ने सिस्टमा नेचर नाम का पुस्तक लिखा। ठीक है, इनको हम लोग चूंकि मॉडर्न में, आधुनिक दौर में कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं किया था, ठीक है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जो जिम्मेवारी जाता है, क्लासिफाइड करने का जो जिम्मेवारी जाता है, वो कैरोलस लीनियस को जाता है। इसलिए इनको हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। कैरोलस लीनियस ने कई सारे काम किए। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने कई सारे वर्क किए, उसमें से दो वर्क पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्लांट पर भी काम किया और उन्होंने एनिमल्स पे भी काम किया। प्लांट पे भी उनका वर्क था और एनिमल पे भी उनका काम जो है वो दिखता है। प्लांट पे जो वर्क है वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि आपको प्लांट और एनिमल करके पढ़ना था, तो वही चीज है। तो प्लांट एनिमल में जो उन्होंने काम किया, तो एनिमल में जीवों को क्लासिफाई करने के लिए 5 ग्रुप में बांट दिए। ठीक है, एनिमल में जो बांटा गया उसमें आता है कौन कौन, तो मैमल्स आते हैं, और कौन आता है, मैमल्स के अलावा बर्ड आते हैं। ठीक है, बर्ड्स के अलावा क्या आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, और कौन आते हैं एम्फीबियंस के अलावा, इंसेक्ट आते हैं। इन्होंने इन सबों पर काम किया एनिमल पे। ठीक है, इंसेक्ट पे, बर्ड्स पे, एम्फीबियन पे, इन सबों पर काम करने का काम किया। इसके बाद में कुछ और भी व्यक्ति आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन करने के लिए विशेष रोल प्ले किए। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेरेची ऑफ क्लासिफिकेशन। हेरेची ऑफ क्लासिफिकेशन में मुख्य रूप से जीव जगत को 3 व्यक्ति का नाम याद रखना है। पहला व्यक्ति का नाम है हेकेल का नाम याद रखना है, जो 1894 में आके क्लासिफिकेशन का काम किए, मतलब कैरोलस लीनियस के बाद है। दूसरा व्यक्ति का नाम रखेंगे आर.एच. व्हिटेकर। इन सब का नाम याद रखना है, व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने भी क्लासिफिकेशन किया 1969 में, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया इसके बाद। और तीसरा आता है कार्ल हुज। इन्होंने 1977 में, 3 गो व्यक्ति है जिनका क्लासिफिकेशन का अलग अलग टाइम पीरियड है जिसमें क्लासिफिकेशन किया। पहला हेकेल, दूसरा आर.एच. व्हिटेकर और तीसरा कार्ल। ठीक है, तीसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है कार्ल हुज। तो इन तीनों व्यक्तियों ने क्लासिफिकेशन करने का काम किया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आर.एच. व्हिटेकर वाला। आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसमें 5 भागों में बांटा गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लास्ट है, ज्यादा आप नहीं पढ़ाएंगे, यहीं तक रहने देते हैं। 5वां इसको बता देते हैं, यहीं तक रहने देंगे। 5 के बारे में क्लासिफाई किया। सबसे पहला आता है मोनेरा, एक हो गया। दूसरा आता है प्रोटिस्टा। ठीक है, तीसरा आता है फंगी, चौथा आता है प्लांटी और 5वां आता है एनिमिलिया। ठीक है, तो ये 5 भागों में क्लासिफाई किया कौन, आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 भागों में जीवों को क्लासिफाई करने का काम किया और यही फेमस है। क्लासिफिकेशन तो हेकेल ने भी किया है, क्लासिफिकेशन ने कार्ल हुज ने किया है, लेकिन सबसे फेमस और लेटेस्ट जो है वो आर.एच. व्हिटेकर का है। 5 भागों में क्लासिफिकेशन करने का काम इन्होंने किया है। किस बेसिस से क्लासिफाई किया है किसी भी चीज को, तो ये बात की है सेल स्ट्रक्चर के बेसिस से, क्योंकि उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वो खाना कैसे खाता है, न्यूट्रिएशन का सोर्स क्या है,
उस बेसिस पे वो क्लासिफाई किए हैं। बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, इस बेसिस से बात किए हैं। तो 3 ऐसे बात है जिसपे RH व्हिटेकर ने क्लासिफाई करने का काम जीवों को किया है। तो यहाँ तक हम लोग का आज का क्लास था। ठीक है, आगे इसी तरह के क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और ये क्लास आपको रेगुलर यहीं पे मिल सकता है। ये प्लेटफॉर्म आपको पूरा होल सिलेबस पढ़ाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से आप आसानी से बायोलॉजी की तैयारी जो है कर सकते हैं, और पूरा टू द टॉपिक। साथ ही साथ अभी तो हम सब्जेक्टिव पे काम किए हैं, जस्ट इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी होगा, और ऑब्जेक्टिव में भी सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करके पढ़ेंगे, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप जरूर लिखेंगे, और आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो होता है सो सब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का है। आगे के क्लास में हम लोग पुनः मिलते हैं। ठीक है, हम आज विदा लेते हैं अगले दिन की क्लास के लिए। थैंक यू, गुड नाइट। सभी छात्रों को गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।